जय हिंद दोस्तों। आज हम गैर कर राजस्व के वितरण के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हमारी सरकारों को जो आय होती है वो सिर्फ टैक्स से नहीं होती है, टैक्स के बिना भी हमारी सरकार को आय होती है। ठीक है, इस साल कितनी आय बिना टैक्स के हुआ है? तो इस साल अनुमान है कि 5,83,000 करोड़ रुपए का नॉन टैक्स की आय होगी। ठीक है, और जबकि टैक्स से आय जो होने वाली है सरकार को, इसमें टैक्स से आय 28 लाख करोड़ के ऊपर है, 28 लाख करोड़ से ऊपर है, 28 प्लस है। ठीक है, और इसमें से हम राज्यों को दे देंगे कुछ 14 लाख करोड़ के आसपास राज्यों को चला जाएगा। ठीक है, सरकार का नेट टैक्स इतना रहेगा 28 लाख करोड़, जिसमें से राज्यों को शेयर हो जाएगा 14 लाख करोड़ के। ठीक है, और ये नॉन टैक्स, इसमें हम 11 कर राजस्व वितरण की बात कर रहे हैं, तो इसमें रहेगा 5,83,000 करोड़ रुपए। अब ये कैसे कैसे मिलता है? देखो, नॉन टैक्स में केवल केंद्र को ही नहीं मिलता, राज्यों को भी मिलता है। तो पहले हम केंद्र को समझते हैं, केंद्र को कौन कौन सा नॉन टैक्स मिलता है। केंद्र के गैर राजस्व स्रोतों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें आता है डाक एवं तार, डाक एवं तार, दूसरा है रेलवे, तीसरा है बैंकिंग, डाक तार रेलवे बैंकिंग प्रसारण, सिक्के एवं मुद्रा, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम जैसे पीएसयू होते हैं ना, जैसे एनटीपीसी है, आपका ओएनजीसी है, ये पीएसयू है। ठीक है, या समय अवधि समाप्त होने पर जो उगाही होती है, मतलब सरकार ने कोई चीज़ किसी निश्चित समय के लिए दे दिया, अब वो समय समाप्त हो गया तो सरकार अपना उगाही कर लेगी पैसे का। और अन्य जो चीज़ें होती हैं उसके माध्यम से होता है। मतलब मूलतः 8 भागों में लिखा है, जो 7 भागों को नाम दिया है, 8वां भाग में अन्य लिखा है। ठीक, और राज्यों को कैसे प्राप्त होते हैं? राज्यों को गैर राजस्व के द्वारा राज्य को प्राप्त व्यापक स्रोत है। इसमें क्या है, उन यहाँ पे लिखा है, देखो, गैर राजस्व स्रोतों से व्यापक प्राप्तियां हैं। केंद्र वाले में यहाँ लिखा है व्यापक स्रोत हैं। ठीक है, इनके स्रोत व्यापक हैं, उनकी प्राप्तियां व्यापक हैं। तो ये सिंचाई के माध्यम से राज्य ले लेते हैं, वन, मत्स्य पालन, राज्य और राज्य की जो पीएसयू होती है, स्टेट पीएसयू मतलब सार्वजनिक उपक्रम हम बोलते हैं। और समय चूकने पर जो उगाही होती है, मतलब ऐसा है, मुझे बिल भरना था 10 तारीख को, फिर भरा हूँ 11 तारीख को, तो मुझ पर जुर्माना लग गया, ये समय चूकने पर होगा ये। और ये अन्य है। ठीक है, देखो राज्यों में क्या लिखा है, स्रोत व्यापक है। तो स्रोत मतलब वन है। अब वन से कितनी आय हो जाएगी, मछली पालन से कितनी आय हो जाएगी? भैया आप रेलवे की बात करो, वहाँ सिक्के मुद्रा की बात करो, जो आरबीआई जो आते हैं, इस बार पता है ये 5,83,000 करोड़ का जो आंकड़ा है ना, इसमें से 2,69,000 करोड़ तो आरबीआई का है। और पिछली साल आरबीआई ने कितना दिया था? 2,11,000 करोड़ दिया। और इस बार कह रहा है कि हम 2,69,000 करोड़ रुपए देंगे। आप सोचो, आरबीआई ने कभी आपके ऊपर टैक्स लगाया है? तो आरबीआई ने तो आपके ऊपर कभी टैक्स नहीं लगाया। फिर आरबीआई इसे कैसे कमा लेता है? भाई आरबीआई क्या करता है, जो मान लो डॉलर है, आरबीआई ने $1 खरीद के रखा। अब डॉलर जब खरीदा तब 70 रुपए था, अब डॉलर का दाम बढ़ गया, तो अब डॉलर का दाम हो गया 80 रुपए, तो आरबीआई को $1 पे 10 रुपए का फायदा हो गया। इस तरीके से आरबीआई ने 2,69,000 करोड़ रुपए कमाए, जो गैर कर राजस्व में सबसे बड़ा है आरबीआई का योगदान। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब ये बताइए कि ये गैर कर राजस्व वितरण की जो बात है, ये हमारे संविधान में कहीं लिखा है? गैर कर राजस्व वितरण के बाद ये संविधान में उल्लेखित है क्या है नॉन टैक्स रेवेन्यू की? तो हाँ, संविधान में इसका उल्लेख है। और संविधान में जो उल्लेख है वो कहाँ से कहाँ तक है? संविधान में जो उल्लेख है वो 266 से लेकर कब तक है? 283 तक। ठीक है, तो संविधान का जो भाग 12 है, वित्त, संपत्ति, समुदाय और बाद, वो 264 से 300 तक है। उसी के अंतर्गत 266 से 283 तक एक गैर कर राजस्व के बारे के संबंध में बातें हम लोगों को मिलती हैं। और यहाँ से जो कर मिलेगा ना, यहाँ से जो कर मिलेगा वो भारत की समेकित निधि का भाग होगा। किसका भाग होगा? भारत की समेकित निधि या संचित निधि कह लो, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कह लो, जो अनुच्छेद 266 में पढ़ लेते हैं। ये जो शुरुआत होती है ना 266 की, ये 266 लिखा है ऊपर में, मैं इधर बताता हूँ। 266 से 283 तक जो यह 266 लिखा है ना, इसी में समेकित निधि है। तो ये बताइए, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, अर्थात जो बिना टैक्स के हमें मिलता है, क्या वो भारत की संचित निधि में जमा होगा या नहीं होगा? संचित निधि के अलावा एक होता है पब्लिक अकाउंट, अर्थात लोक लेखा के खाते। उसके अलावा एक होता है आकस्मिक निधि। तो किस में जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू? तो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है इस संचित निधि में ही जाएगा। ठीक है, अगर राज्यों का कर राजस्व मिल रहा है, जो अगर राज्य कहीं से उगा रहे हैं, सिंचाई से, वन से, मछली पालन से, सार्वजनिक उपक्रम से, या कहीं जुर्माना लगा के, तो राज्यों का जो जाएगा वो राज्यों की समेकित निधि, राज्यों की कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। और केंद्र सरकार का है, जैसे केंद्र ने कमा लिया आरबीआई के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, बैंकिंग के माध्यम से, तो उसकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। ठीक है,
और ये जो राज्यों का वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाएगा, और दोनों अनुच्छेद 266 के माध्यम से। हाँ, अब तो चलते हैं, अब इसके एक एक सब्जेक्ट को हम उठा लेते हैं। कैसे, मतलब इसमें जो बात लिखी गई, पहली बात क्या लिखी है, डाक एवं तार की जो बात लिखी है, किसकी लिखी है, डाक एवं तार की। तो इसे हम साइड में जो लिखा है वो हटा देते हैं, और इसमें भी हटा देते हैं सब चीज, ताकि क्या हो, फिर जो जो कंटेंट हम पढ़ेंगे उसी को हाईलाइट कर लेंगे। तो ठीक है, ये है डाक एवं तार। एक बात बताओ मुझे, आप लोगों ने कभी स्पीड पोस्ट किया होगा, या फिर कभी कभी मनी ऑर्डर भेजा होगा, तो उस पर जो आप कुछ कुछ रुपया देते हैं ना शुल्क, शुल्क के रूप में, वो है क्या टैक्स माना जाएगा? नहीं भाई, जो आप शुल्क दे रहे हो वो टैक्स नहीं है, ठीक है, वो टैक्स नहीं है। फिर भी आप जो शुल्क दे रहे हो उससे क्या होता है, सरकार को नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलता है, अर्थात ये वाला जो गैर कर राजस्व सरकार को मिलता है, ये वाला जो नॉन टैक्स रेवेन्यू सरकार को मिलता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसका उल्लेख कहाँ किया गया? तो इसका उल्लेख किया गया सरकार की जो एंट्री नंबर है 31 नंबर की एंट्री में इसका उल्लेख किया गया है कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ टेलीफोन्स वायरलेस ब्रॉडकास्टिंग एंड अदर लाइक फॉर्म्स कम्युनिकेशन, इस नंबर की 31 नंबर की एंट्री में इनका उल्लेख है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब आप कहोगे ये भाई मुझे क्यों बता रहे, तो देखिए ये जो है ना, ये भारत की समेकित निधि का पार्ट होता है, जो अनुच्छेद 266 के 1 में जो है ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, उसका पार्ट होता है भारत की समेकित निधि का। तो आप कभी भी स्पीड पोस्ट या मनी ऑर्डर करो, कहोगे ये मेरे राज्य का नहीं, ये मेरी केंद्र सरकार को जाएगा, ठीक है। अर्थात भारत सरकार की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 बन के तहत उसे मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, भारत सरकार ने कभी कुछ ऐसा किया? देखो एक और बता देता हूँ, आपको पता होगा वो, आप आईपीपीबी को जानते हो? जानते हो आप? जो ये आईपीबीबी है, इसकी मतलब इससे क्या होता है, सेवा शुल्क है या लॉजिस्टिक्स से संबंधित जो आय होती है, जैसे सरकार की करोड़ों की आमदनी हो जाती है, जो मैंने कहा नहीं आपसे, 5,83,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने गैर कर राजस्व से प्राप्त किया था, नॉन टैक्स रेवेन्यू से प्राप्त किया। देखो टैक्स रेवेन्यू जो होता है वो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के हिसाब से 41% हम लोगों ने किसको दिया, राज्यों को दिया, टैक्स रेवेन्यू अर्थात कर राजस्व। जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है ये राज्यों के बीच नहीं बांटा जाता, राज्यों का नॉन टैक्स रेवेन्यू अलग होता है, केंद्र सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू अलग होता है। अब ये बात आई आईपीबी, ये कैसे कमाई कर रही? तो आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नाम सुना है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, हाँ पोस्ट पेमेंट बैंक आपने सुना है। यही पोस्ट पेमेंट बैंक सेवा शुल्क लगा रही, सेवा पे शुल्क लगा दे रही है, सेवा शुल्क। यही पोस्ट पेमेंट बैंक क्या कर रही है, लॉजिस्टिक, मतलब आपका कोई चीज को इधर से उधर कर रही है, लॉजिस्टिक तो आप समझते ही होंगे कि माल की डिलीवरी करना, एक तरीके से आपूर्ति करवाना, ये लॉजिस्टिक है। तो इसके माध्यम से इसकी जो करोड़ों की आय होती है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि डाक एवं तार से किस प्रकार सरकार को गैर कर राजस्व मिल जाता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, हम अब बात करते हैं किसकी, रेलवे की। अब हम बात करते हैं रेलवे की। तो रेलवे से सरकार को कैसे मिलता है? तो रेलवे जो है सरकार की एंट्री नंबर 22 और 24 में रेलवे का उल्लेख आता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो रेलवे है एंट्री नंबर 22 और 24 में होता है। तो 22 और 24 में रेलवे की बात कर रहा है, एंट्री की बात हो रही है, ये कोई आर्टिकल नहीं। अच्छा आर्टिकल 22 में क्या है बताइए, और 24 में क्या है? तो 24 में जो है ना वो आप इस 4 से याद रखो, 24 में 14 वाली बात कहा गया, मतलब 14 वर्ष से जो बच्चे होंगे उन्हें हम खतरनाक कल कारखानों में काम नहीं कराएंगे, ठीक है। ये है 24 में। आप चलते हैं इसमें, ठीक है। तो एंट्री 22 और 24 में रेलवे और रेलवे फेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन इसी 22 के एक पार्ट में प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह जो आता है, ठीक है। 22 में जैसे 4-5 जो है वो हम मूल अधिकार की बात कर रहे हैं। तो ये तो क्या है, अगर बात चल जाती है कहाँ किसकी बात हो रही, तो हमें हम लोगों को क्या बता देना चाहिए, क्योंकि हम कसम खा के नहीं बैठे हैं कि हम यही पढ़ेंगे। हम कसम खा के ये बैठेंगे कि हम पेपर क्वालिफाइड करेंगे और 100% करेंगे, ठीक। उसके लिए हम लोग चल रहे हैं, हम किसी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को पकड़ के नहीं बैठेंगे।
तो अब ये आता है, इसमें रेलवे कैसे कमाई कर ले रहा है, तो ये क्या है, अब जैसे रेलवे है, रेलवे को हम लोगों ने ये इसमें संघ के विषय में क्यों रखा है, क्योंकि रेलवे को हमने केंद्र के विषय में इसलिए रखा है ताकि पूरे देश का परिवहन और नेटवर्क में एक रूपता बनी रहे। अगर राज्यवार रेलवे होंगे तो कनेक्टिविटी क्या हो सकती है, टूट जाएगी। ठीक है, एक बात है। दूसरा है यूनियन लिस्ट 22 और 24 में, जैसे कि मैंने बताया है, आर्टिकल के माध्यम से भी बताया है, जैसे 24 है, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 22 से आप याद रख सकते हो उसे। मतलब ऐसे समझ लो, 24 अनुच्छेद 24 कह रहा है कि 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम नहीं करवाना, या फिर रेलवे में भी कोई खतरनाक काम नहीं करवाना है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आपने रेलवे को आय कैसी होती है, यात्री जो टिकट लेते हैं, माल भाड़ा, मालगाड़ी देखा होगा, और रेलवे क्या करता है, पार्सल, रेलवे से बहुत बड़ी पार्सल सेवा करती है रेलवे। इसके अलावा रेलवे की भूमि किसी को लीज पे दे दी, रेलवे के पास इतनी भूमि है, अगर वो लीज पे दे दो उससे लाखों करोड़ों की कमाई हो जा रही, तो यह सब क्या नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ गया, तो आपका हो गया रेलवे। अब बात करते हैं बैंकिंग उपक्रम की बात करते हैं। देखिए भाई, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप कहोगे ये इतना डिटेल से डाक तार, रेलवे, बैंकिंग उपकरण क्यों पढ़ा रहे हो। एक बात है, अगर ये सब्जेक्ट हम यहाँ पढ़ा दे रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि कौन सा संघ सूची का विषय है, कौन सा राज्य सूची का विषय है। यहाँ मैं एक तीर से दो निशाना मार रहा हूँ। ठीक है, तो ये आगे बैंकिंग उपक्रम की बात करेंगे। तो बैंकिंग उपक्रम क्या है, जो बैंकिंग किसके अधिकार में है, तो केंद्र सरकार के अधिकार में है। और बैंकिंग से कमाई कैसे होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले उदाहरण दिया है, आरबीआई से 2024-25 में हमें 2,11,000 करोड़ रुपए मिले थे हमारी सरकार को, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, गैर कर राजस्व है। और अभी क्या है, 25-26 में बात हो रही है कि आरबीआई से 2,69,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आरबीआई टैक्स तो नहीं लेता, पर मैंने बताया है $1 अगर 80 का ले रहा है, कुछ समय वो 85 का हो जाता है, तो वो क्या माना जाएगा, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है और आरबीआई को बेनिफिट हो जाएगा उससे। तो इसकी एंट्री, अगर कोई पूछे एंट्री नंबर बता दो, तो इसका एंट्री नंबर 45 है। ठीक है, 45 में क्या, शिक्षा की बात कर रहे हैं। जो अनुच्छेद 45 में क्या होता है, नीति निर्देशों तक से जो बच्चा शिक्षा लेगा वो फिर बैंक में उसकी नौकरी लगेगी अच्छे से, बैंक में कैशियर वैशियर बन जाएगा वो, बैंक पीओ का अच्छी नौकरी होती है। तो ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रसारण को बोलते हैं ब्रॉडकास्ट करना, जैसे कहते हैं ना ये ब्रॉडकास्टिंग, तो ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय है प्रसारण का। ठीक है, तो इसका एंट्री नंबर 31 है। ये समझ लो एक तरीके से सेम एज कम्युनिकेशन की तरह है, संचार की तरह है, ऐसे ही कम्युनिकेशन की भी एंट्री हमें लगता है 31 ही होना चाहिए। ठीक है, इसका है दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, आकाशवाणी में जो प्रसार भारती है, इनके विज्ञापनों से जो आय मिलती है वो इसमें आता है। जो लोग जो जैसे प्रचार वगैरह नहीं आता है, टीवी पे प्रचार आने लगता है, उसका विज्ञापन से जो आय मिलती है वो आय। और 2023-24 का एक डाटा है कि प्रसार भारती से हम लोगों को 1,000 करोड़ के लगभग आमदनी हुई। मतलब यह समझ लो, ये सार्वजनिक सेवा और आर्थिक लाभ का मॉडल है। एक तरीके से सार्वजनिक सेवा भी कर रहा है और उससे कुछ कमाई भी कर ले रहे हैं। आपने सास बहू का सीरियल भी देख लिया, आपने राज्यसभा टीवी की डिबेट भी सुन ली और कुछ उससे आय भी कर ली। तो ये सार्वजनिक सेवा और आर्थिक लाभ का मॉडल है, जो 31 एंट्री में है। ठीक है, ये गया आपका प्रसारण। इसके बाद हम चलेंगे किस पे, सिक्के और मुद्रा की बात करेंगे। ये जो है सिक्के और मुद्रा, तो अब जैसे सिक्के और मुद्रा की बात करें तो इसके लिए आपको ये जान लेना होगा। इसमें तो थोड़ा कुछ हटाता हूं। देखिए, ये जो आएगा ना, ये एंट्री नंबर कितने में होगा, 36 और 37 में होगा सिक्के मिंट। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एंट्री नंबर किस में होगा, एंट्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें समझिए एक किस आर्टिकल से बात होगा। तो एक आर्टिकल है आपका धन विधेयक वाला, 110 का 2 का बी, 110 का 2 का बी, 110 का 2 का बी। ठीक है, ये धन विधेयक वाला जो आर्टिकल है, उसमें लिखा है कि मिंटिंग ऑफ कॉइन्स एंड इशू ऑफ करेंसी इसका मैटर है, अर्थात मिंटिंग ऑफ कॉइन्स और इशू ऑफ करेंसी इसका मैटर है। ठीक है, अब भारतीय टकसालों में मिंट्स की, अर्थात किसके, भारतीय टकसालें आपने सुना होगा, जहाँ सिक्के बनते हैं, सिक्कों की ढलाई पे जो शुल्क लगता है और नोट छापने की जो लागत होती है, उस पर जो लाभांश मिलता है, वो इससे क्या होता है, वो केंद्र के टैक्स को, मतलब गैर केंद्र को नॉन टैक्स इनकम का स्रोत है। ठीक है, मतलब जो हमारा सिक्का बन जा रहा है, मान लो सिक्का कैसे बन जा रहा है, सिक्का इससे लाभ ऐसे है,
आपने बनाया 10 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का बनाने में लागत आई 4 रुपए की, तो 6 रुपए जो एक्स्ट्रा जो आपको मिल गए ना, ये तो सरकार की कमाई हो गई। एक बात ये है, जैसे 500 का नोट बना रहा है, 500 का नोट सरकार बना रही है, उसमें जैसे मान लो उसका सीनियर रोज होगा, मान लो वो उसमें खर्चा आया 5 रुपए, तो 495 रुपए सरकार का ये बचत है। ऐसे करके जो चीजें हैं ना, इससे लाभ होता है सरकार को। नोट छापने की लागत पर जो लाभांश मिल जाता है वो वाला, तो ये किस तरह का कैसा इनकम है, नॉन टैक्स इनकम है। लेकिन इसके आर्टिकल सपोर्ट की बात करें तो 110 का 2 का भी इसे सपोर्ट करता है। और रही बात इसकी कि ये जो मिंट हैं अर्थात टकसालें कहाँ कहाँ हैं, तो आज जैसे हम जैसे बोलते हैं ना, हमारा मतलब यही नहीं है कि हमें केवल यही नॉन टैक्स रेवेन्यू पढ़ना है। अगर टकसाल की बात चल गई तो हम टकसाल के बारे में भी पढ़ लेंगे यहीं पे, ठीक है। तो भारत में क्या है, सिक्का वित्त मंत्रालय के तहत SPMCIL द्वारा डाले जाते हैं। SPMCIL इसके द्वारा डाले जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, 4 टकसालें हैं। बताइए कहां कहां टकसालें हैं जहां पर सिक्के डाले जाते हैं। आप जाइए पेशवा बाजीराव के यहाँ, तो शिवाजी महाराज ने टकसालें बनवाई थी ना, आपको पता है। तो आप टकसाल के लिए आपको जाना पड़ेगा उधर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपको मुंबई, अगर आपने कभी सुना हो नाम, तो सुना है मुंबई के बारे में, तो यहाँ एक टकसाल है। अच्छा ठीक है, मुंबई के अलावा कहाँ है, मुंबई में क्या कौन राज्य करता था, अंग्रेज राज्य करते थे। अंग्रेजों के एक दोस्त थे हैदराबाद, और पेशवा बाजीराव के दुश्मन थे हैदराबाद के निजाम, तो हैदराबाद में भी टकसाल है, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजों की मेन राजधानी कौन सी थी, देखो जब क्या हो रहा था, जब आंग्ल मराठा युद्ध चल रहे थे, आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहे थे, तो अंग्रेजों का शासन था कोलकाता में, हैदराबाद के निजाम का शासन था हैदराबाद में। हालांकि मुंबई को हम ऐसे मान के चले, मुंबई पुणे मान सकते, पुणे में मराठों का राज्य था, तो ये मराठों के राज्य में मुंबई, मुंबई भी एक तरीके से टापू था, चारों तरफ से मराठों का राज्य ही उनके चारों ओर था, ठीक है। और एक है नोएडा में, जो दिल्ली से सटा हुआ था नोएडा, यहाँ मुगल बादशाह नाम मात्र के बादशाह थे, तो और मुगल बादशाह के लिए टकसाल ना हो ऐसा हो सकता है, इसलिए नोएडा में मुगल बादशाह की टकसाल है। कोलकाता में अंग्रेज की आर्मी, उनका लॉर्ड बेलेज अली की टकसाल मान के चलो, वॉरेन हेस्टिंग का टकसाल मान लो इसमें, हैदराबाद में हैदराबाद के निजाम की, मुंबई में मान लो पेशवा बाजीराव की टक्का, पेशवा की नहीं मानो तो इनका मान लो नाना फडणवीस की टकसाल मान लो। इस प्रकार आपको याद रखना है। तो मुंबई टकसाल है, भारत के 4 सरकारी टकसालों में आता है, जो देश में सिक्कों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। हैदराबाद का टकसाल है, यह भी एक सरकारी टकसाल है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सिक्कों की ढलाई होती है इसमें भी। कोलकाता का टकसाल ये भारत की एक और महत्वपूर्ण टकसाल है, से यह भी सिक्के बनाने के काम में लगी है। नोएडा की जो टकसाल है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है, दिल्ली में नहीं है, नोएडा में, यूपी के नोएडा में है, ठीक है। यह टकसाल सिक्के बनाने की प्रक्रिया में शामिल है। तो कौन कौन से राज्यों में टकसाल है, एक महाराष्ट्र में है, एक उसमें है तेलंगाना में है, और एक पश्चिम बंगाल में है, एक यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा ये बात तो मैंने आपको टकसाल बता दी, लेकिन जो SPMCIL है ये नहीं बताया मैंने आपको। ये क्या है SPMCIL, देखिए आप कहोगे यही तो सिलेबस से अलग है, सिलेबस से अलग नहीं, आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आप कहते हो ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ठीक है। जब आप सिलेबस को पढ़ो तो सिलेबस से जुड़ी हुई चीज़ों को भी हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमारा जो टेक्निक है, फेलसेफ टेक्निक वो चालू रहेगी, ठीक है। तो SPM सिलाई है, SPMCIL है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सिक्के की जो डिजाइनिंग होती है ना, सिक्के की डिजाइनिंग यही करता है, मतलब सिक्के की रूपरेखा तय करता है और ढलाई का काम भी करता है। तो SPMCIL किसकी है, ये क्या RBI का पार्ट है, नहीं RBI का पार्ट नहीं है, ये GOI का पार्ट है, GOI का, RBI का पार्ट नहीं है SPMCIL, ठीक है, GOI का पार्ट है। GOI मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत सरकार का भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड है। ये क्या है, भारत सरकार का भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड है, SPMCIL। अब समझ में आ गया, ये है। अब इसने सिक्का तो बना दिया, रूपरेखा भी बढ़िया बना दी, गांधी जी वगैरह छाप दिए इसने, से वो अशोक स्तंभ छाप दिया सिक्का में। अब क्या सिक्का फिर भाई हम पब्लिक के पास कैसे पहुंचेगा, तो सिक्का का जो प्रचलन होता है वो RBI एक्ट है 1934 का, तो आपको पता होना चाहिए RBI एक्ट कब का है, RBI एक्ट 1934 का है। तो RBI एक्ट 1934 के माध्यम से RBI सिक्कों का प्रचलन करवाती है।
अब सिक्कों का प्रचलन कैसे करेगा? अब सारा सिक्का आरबीआई मुंबई थोड़ी ले जाए। अब दिल्ली की टकसाल में बन रहा है तो मुंबई सिक्का ले जाएगा, कलकत्ता के टकसाल में ले जाएगा, तो आरबीआई का मुख्यालय तो मुंबई है, और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है। ये 1935 के भारत अधिनियम से है, ठीक है, 1935 के भारत अधिनियम से आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। तो 4 अलग अलग राज्यों में जो टकसालें बनी हैं उनमें वहीं आसपास में आरबीआई क्या करती है, कुछ ना कुछ बैंक को ले लेती है, उसी बैंक में अपना गोदाम बनाती है, ठीक है। और फिर क्या करता है, जब सिक्कों का भंडारण हो जाता है फिर उन्हें अपनी अपनी शाखाओं, छोटी छोटी शाखाओं उनका वितरण करवा देती है। इस प्रकार वो प्रचलन में आ जाते हैं सिक्के, ठीक है। अब अपने यहाँ जो मान लो बिहार में पटना में जो सिक्का आएगा वो कहाँ से आएगा? तो पटना में पास में ही कोलकाता की टकसाल पड़ती है, तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। एक और मध्य प्रदेश की मान लो ग्वालियर में अगर सिक्का जाएगा तो कहाँ से जाएगा? वो पास में नोएडा की टकसाल से चला जाएगा। और उधर जाना हो चेन्नई में सिक्का जाएगा तो हैदराबाद से चला जाएगा। और उधर पश्चिमी यूपी या गुजरात में जाना हो तब गुजरात में सिक्का मुंबई की टकसाल से चला जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया, ऐसे है। तो सिक्कों के निर्माण के लिए एक सिक्का अधिनियम भी है 2011 का। सिक्कों का निर्माण जो हम कर रहे हैं तो उसको कानूनी आधार कहाँ से मिलता है? उसका कानूनी आधार है सिक्का निर्माण अधिनियम 2011। जबकि आरबीआई जो प्रचलन करता है वो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 38 के तहत करता है, ठीक है। तो मैं इसमें तो केवल इतना ही चाहता हूं कि आप सिक्के और मुद्रा में ये ध्यान रखें कि ये जो मिंटिंग ऑफ कॉइन्स एंड इशू ऑफ करेंसी, अर्थात कॉइन्स को मिंट करना और करेंसी को इशू करना अनुच्छेद 110 के 2 के बीच के तहत धन विधेयक का पार्ट है। इतना जरूर आपको पता होना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। आप चलते हैं आगे चलते हैं आगे आप पढ़ेंगे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम की बात करेंगे। इसे तो आप जानते ही होंगे, सार्वजनिक उपक्रम, इसमें कुछ बताने वाली बात जैसा है नहीं है, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए। तो ये इसमें आते थे ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, इंडियन ऑयल है और कोल इंडिया है। ये क्या, जैसे ये महारत्न कंपनियां आपने सुना होगा, तो महारत्न कंपनियां मान लो इनसे जो लाभांश प्राप्त होता है वो अर्थात प्रॉफिट एट डिवाइडेंट बोलते हैं। और फिर इनमें से मोदी सरकार क्या कर रही है, कुछ चीज़ें बेच रही है, अर्थात उनका प्राइवेटीकरण कर दे रही है या फिर उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दे रही है, अर्थात उसमें उसका सरकार की हिस्सेदारी कम कर दे रही है। उससे जो पैसा प्राप्त होता है वो सरकार को प्राप्त होता है। अब 2023 में हम लोगों ने क्या किया था, उदाहरण के तौर पे हम मानेंगे कि तो 2023 की बात करते हैं। 2023 में हमने क्या किया था, एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट किया। और एलआईसी में के डिसइन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है एलआईसी प्राइवेट हो गई, प्राइवेट नहीं की थी, हमने सरकार का हिस्सा कम किया। तो इसमें हमें इससे 20,500 रुपये मिल गए थे, 20,500 बस, 20,500 करोड़, 20,500 करोड़ मिले थे। तो ये कैसा राजस्व है, नॉन टैक्स रेवेन्यू राजस्व थी। जबकि आरबीआई ने हमें 2,11,000 करोड़ दिए थे, 2,69,000 करोड़ देगी, ठीक है। 2,11,000 करोड़ दिए थे, 2,69,000 करोड़ देगी, ठीक है, ये बात हो गई। और पीएसयू क्या है, सरकारी कंपनियां हैं। पीएसयू का जो मुनाफा होता है वो टैक्स नहीं माना जाता, इससे हमारी सरकार को आमदनी होती है। अब ये तो बात हो गई ये, जब आप मूल अधिकारों में अनुच्छेद 12 को उठाना, अनुच्छेद 12 को जब उठाना तो अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा दी गई, कौन कौन सा चीज राज्य होगा। तो उसमें लिखा है कि पीएसयू भी राज्य होगा, पीएसयू को राज्य माना जाएगा, ठीक है। जितने ओएनजीसी, राज्य कौन है, या तो सरकार का कोई पार्ट है या सरकार द्वारा संचालित है, वो भी राज्य। कोई प्राइवेट कंपनी भी अगर सरकारी काम करती है और उसको सरकार से फंडिंग प्राप्त होती है, वो सरकार के लिए काम करती है, तो उसे भी हम लोग राज्य मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात था, उसमें जो बीसीसीआई होती है ना क्रिकेट वाला, उसे राज्य नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि बिजली बोर्ड को राज्य मान रहा है, ठीक है, और पीएसयू को राज्य मान रहा है। ओएनजीसी, एनटीपीसी, तुम्हारी कोल इंडिया लिमिटेड, जो महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, जो भी हमारे पीएसयू हैं, उन्हें राज्य माना जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या है, समय अवधि समाप्त होने पर उगाही, इसे और देख लेते हैं। अब ये जो है ना, ये वाला आपको बताते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं। ये जो समय अवधि समाप्त होने पर जो उगाही वाली बात कर रहे हैं हम लोग, समय अवधि समाप्त होने पर उगाही, तो मतलब इस पे ऐसा होता है, कुछ चीज़ें, मान लो कोई भिखारी है,
आपने सुना होगा ये भिखारी मिला और उसके पास से 50 लाख रुपए मिल गए। भिखारी मरा और भिखारी के पास मिले 50 लाख रुपए। अखबारों की कटिंग सुनी होगी, देखा होगा कई बार। तो ये क्या है, ये संविधान में इसका भी उल्लेख किया गया है, इसलिए हमारा संविधान भारत का सबसे बड़ा संविधान है। आप कहोगे इसमें आर्टिकल 296, तो आर्टिकल 296 में है समय चूकने पर जो उगाही होती है, मतलब उत्तराधिकारी रहत या त्यक्त संपत्ति। आप जैसे मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ, मतलब कोई व्यक्ति है, वो कहाँ रह रहा है, वो पटना में रह रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो आर्टिकल 296 क्या कह रहा है, उत्तराधिकार रहत या त्यक्त या प्रत्यक्ष संपत्ति। ये समझ में आ रहा है? मान लो कोई व्यक्ति है, पटना में रह रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है, पर उसका कोई बेटा बेटी है या फिर उसका कोई लीगल वारिस नहीं है, तो संपत्ति किसको मिलेगी? वह संपत्ति बिहार सरकार को मिलेगी, क्योंकि वह भूमि राज्य की सीमा में आ रही है। ठीक है, ये तो आप समझ में आ गए। पर आप कहोगे भाई ये तो आप केंद्र में पढ़ा रहे हो, ये तो हम केंद्र में पढ़ा रहे हैं, तो फिर मतलब ये क्या है? 296 आर्टिकल तो ये कह रहा है कि जिसकी सीमा में आएगा उसको मिलेगा। तो भारत तो क्या राज्यों से मिलकर बना है? भारत तो राज्यों का संघ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कोई भी व्यक्ति कहीं भी मरे उसी राज्य को मिलेगा, केंद्र सरकार को कैसे मिलेगा? ये आपके मन में डाउट आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें ऐसा होता है। इसी तरह यदि कोई संपत्ति केंद्र शासित क्षेत्र जैसे दिल्ली में या चंडीगढ़ में पाई जाती है, तो उसका कोई मालिक या उत्तराधिकारी नहीं है, तो भारत सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। तो तब इसका पैसा 266 में जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसमें जाएगा, तब उसका पैसा भारत सरकार के पास चला जाएगा। ठीक है, ऐसी संपत्ति जो किसी के स्वामित्व में नहीं है या जिन पर कोई उत्तराधिकारी का दावा नहीं, और जो होती है कैसी एक्सचीट हो जाए, लैप्स हो जाए, या उन पर बोना बैक्टिना हो जाए। बोना बैक्टिना, बोना वैकेंसिया, जैसे कहते नहीं हमारे यहाँ तुम्हारी वैकेंसी नहीं है, तो बोना वैकेंसिया हो जाए। ये ऐसा शब्द है वैकेंसिया, वैकेंसिया से ही वैकेंसी बनी है। इनकी श्रेणी में आ जाए, लैप्स कर जाए कोई चीज़ या एक्सचीट हो जाए, तो वो सरकार को प्राप्त होगी, और जिस सरकार की सीमा में होगी। केंद्र शासित प्रदेश में है तो संघ की सरकार अर्थात मोदी जी को मिलेंगे, नहीं तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को मिलेंगे, दिल्ली या बिहार में जहाँ भी। अब इसमें समझते हैं जैसे अन्न आय स्रोतों से, जो 8 नंबर में जो अन्न लिखा है, इसमें भी हम बहुत गहराई से कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे। जो अन्न लिखा है, ये वाला जो अन्न है, ठीक, अन्न में कैसे समझेंगे? अन्न में ऐसे समझो आप। इसके लिए आपको पता क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं सब कुछ मिटाना पड़ेगा, मतलब जहाँ लोग पढ़ते नहीं हैं हम वहीं से पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, इसके लिए सब कुछ मिटाएंगे और फिर आपको बताएंगे 2 आर्टिकल का नाम। कौन कौन से 2 आर्टिकल हैं? तो एक आर्टिकल जानिए कौन सा, 266। दूसरा आर्टिकल है 283। तो 266 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि सभी करों, शुल्कों और अन्य आय स्रोतों से प्राप्त धनराशि भारत की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का भाग होगा, अर्थात राज्य की समेकित निधि में जो जमा हो रहा है, और यह केवल संसद या राज्य विधानसभा की स्वीकृति से ही खर्च होगा। ये 266 में लिखा है। 266 अर्थात ये संचित निधि की बात करता है, मतलब अन्य जो चीज़ें होंगी वो संचित निधि में जाएंगी। ठीक है, मतलब 266 कह रहा है कि भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि सभी कर, शुल्क और अन्य आय स्रोत, चाहे सभी टैक्स हों, चाहे शुल्क हों, या इनके अलावा अन्य आय के स्रोत हों, भारत की समेकित निधि अर्थात कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होगा, अर्थात राज्य की समेकित निधि में जमा होगा, और केवल संसद या राज्य विधानसभा की स्वीकृति से ही खर्च किया जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत की भी होती है और किसी विशेष राज्य की भी होती है। अनुच्छेद 283 क्या कह रहा है? इससे संबंधित प्रक्रियाएं और प्रबंधन बताता है। इससे संबंधित जो प्रक्रिया और प्रबंधन की बात कौन करेगा? इसमें तो मतलब लिख दिया कि ऐसे होगा। ऐसे होगा कैसे होगा? तो कैसे होगा मतलब इसकी प्रक्रिया की बात कर रहा है, और प्रक्रिया व प्रबंधन की बात कौन कर रहा है? 283। मतलब प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र की निधि के रखरखाव और संचालन से संबंधित 283। ठीक है, मतलब 266 का ये कह रहा है जो भी धनराशि कर, ड्यूटी, जुर्माना, शुल्क या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होती है, तो वह पहले संबंधित राज्य की या संबंधित सरकार की समेकित निधि में जाएगा। ठीक है, 266(3) कह रहा है कि संसद या विधानसभा की अनुमति के बिना इस निधि से कोई खर्च नहीं किया जाएगा। एक कह रहा है कि कहाँ जाएगा, 3 कह रहा है कि खर्च करने के लिए अनुमति कौन देगा, ये 3 कह रहा है। वो अनुमति देगा तो किन नियमों के तहत इसका संचालन होगा? केंद्र और राज्य के पास जो पैसा है उसके संचालन के नियम कहाँ होगा? तो वो नियम 266 के 3 में नहीं बनेंगे, अनुमति तो 3 में बनेंगे, जबकि नियम जो बनेंगे वो 283 में बनेंगे, 283 आर्टिकल से बनेंगे। ये बात है। ठीक है,
मान लो भारतीय रेलवे को क्या होता है, माल ढुलाई से 500 करोड़ रुपया मिलता है रेलवे को माल ढुलाई से 500 करोड़ मिल गया, तो यह राजस्व किसका माना जाएगा? यह केंद्र सरकार का राजस्व है। इसे भारत सरकार की समेकित निधि में हम लोग जमा करेंगे। फिर इसका उपयोग हम करेंगे वार्षिक बजट के माध्यम से। वार्षिक जो बजट होता है ना, बजट, जैसे बजट को तो आप जानते होंगे, जब हमारी सरकार बजट पारित करती है, उस बजट के माध्यम से इसका प्रयोग होगा। अब आगे समझ में ये 283 में उल्लेख क्यों किया गया इसका, ठीक है। ऐसे ही मान लो उत्तर प्रदेश पुलिस ने आप पे जुर्माना लगाया, कितना 50, और जुर्माना लगा के उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50 करोड़ राशि इकट्ठी की है, तो यह रकम जो है ना 50 करोड़ की है, उत्तर प्रदेश की कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा और फिर विधानसभा द्वारा बजट पारित करके इसको खर्च किया जाएगा, ठीक है। मतलब 266 और 263 एक ऐसे आर्टिकल हैं जो हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं, अर्थात वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करते हैं कि चीज़ें ऐसे नहीं है कहीं से भी लेकर कहीं भी खर्च कर दो, हर चीज़ के एक नियम होंगे। इसका उद्देश्य मतलब क्या है कि कोई भी आय जो है सीधी खर्च नहीं हो सकती, बल्कि विधान परिषद, लोकसभा या विधानसभा की स्वीकृति के माध्यम से होगा, यानी सब कुछ पारदर्शी तरीके से होगा। लोग ये नहीं कहेंगे कि नेताजी ने जेब में डाल लिया, ठीक है, समझ गए आप, नेताजी ने जेब में डाल लिया, ये बात आप नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं। अब इसका ये बता देते हैं, देखो 2024-25 फाइनल वित्त वर्ष 2024-25 की बात करेंगे, जो चालू हुआ 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 को खत्म हो गया। तो हम पिछले वित्त वर्ष की बात कर रहे हैं, अभी नया वित्त वर्ष चल रहा है, तो इसकी गणना हमारे पास है नहीं अभी, ठीक है। इसकी तिमाही छिमाही के आंकड़े आते हैं, ठीक है। तो 24-25 की वित्त वर्ष में केंद्र को विभिन्न आय स्रोतों से हमारी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जो 266 आर्टिकल में, 266 में इधर लिख देता हूँ, 266 आर्टिकल में जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसमें कितनी राशि जमा की गई थी? 266 वाली जो निधि है उसमें कितनी राशि जमा की गई थी? 30.80 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, इतनी राशि जमा की, मतलब 30 लाख करोड़ रुपए से ऊपर, 30,80,000 करोड़ रुपए हमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा थे। इसमें जो टैक्स से कैसे आया था, कर राजस्व से कैसे आया था? कर राजस्व से आया था 26 लाख करोड़ के आसपास, 26.32 लाख करोड़ रुपए ये टैक्स से आया था, और इसमें हमारी पूंजीगत प्राप्तियां हुई थी 19,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो मतलब ये है कि गैर कर राजस्व, लाभांश, विनिवेश आदि से भी हमने कुछ रुपए इकट्ठे किए थे। इस प्रकार हम लोगों के पास टोटल रुपए कैसे हो गए थे? 30,80,000 करोड़ रुपए हमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा हो गए। मतलब अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 283 के तहत केंद्र की समेकित निधि, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, उसमें जमा राशि इस मतलब कितनी है? 30,80,000 करोड़ रुपए है। और इस पैसे का हम कहाँ करते हैं? केंद्र का राजस्व और पूंजीगत व्यय में इसको हम पैसे को उपयोग करते हैं, और ऐसा पैसा उपयोग करने से पहले आपको संसद की स्वीकृति लेना पड़ेगा। अब ये 30,80,000 करोड़ को क्या करेंगे हम? उसमें रख के क्या उसमें जंग लगाएंगे? पैसे में नहीं लगाएंगे, उसका हम व्यय करते हैं। व्यय करेंगे तो व्यय करने के लिए हमें संसद की अनुमति की जरूरत होगी। इसीलिए अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि हमारी सरकार क्या हो, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अर्थात सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी, ऐसे मान लो। तो हम संसद के प्रति जवाबदेही होती है, इसलिए संसद की स्वीकृति हम लोगों को लेनी पड़ती है। कुछ भी काम ऐसे नहीं होता अंदर ही अंदर हो जाए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 283 आर्टिकल है, और इससे जो नियम बनेंगे वो हम बजट में फिर उनको खर्च करने बता देंगे, इसमें शिक्षा में इतना जाएगा, स्वास्थ्य में इतना जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे चलेंगे तो यहाँ राज्य की बात करेंगे, राज्यों की जो कैसे मिल रहा है। अभी तो हम जो बात कर रहे थे वो केंद्र की बात कर रहे थे, अब राज्यों की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।